हर महीने सैलरी आती है, फिर भी जेब खाली रहती है, क्योंकि स्कूल ने हमें मेहनत करना सिखाया, पैसा संभालना नहीं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। बुक बातें में सभी का स्वागत है। आज हम जिस स्रोत की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। और ये किताब सिर्फ निवेश या बचत की टिप्स के बारे में नहीं है। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच की कहानी है, एक गरीब पिता की और एक अमीर पिता की। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये सिर्फ पैसे के बारे में है ही नहीं, ये असल में हमारे वैल्यू सिस्टम के बारे में है। एक पिता है जो एकेडमिक रूप से बहुत सफल है और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, और दूसरे पिता जो स्कूल में उतने सफल नहीं थे, वो वित्तीय स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हमारी आज की चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये दो विचारधाराएं क्या हैं और ये किताब हमें वित्तीय आजादी के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए इसी टकराव को इसे खोलते हैं। कहानी के केंद्र में लेखक के अपने पिता हैं, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। ये एक पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति थे और उनका जीवन मंत्र था, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। ये एक ऐसी सलाह है जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। हाँ, बिल्कुल। ये तो पारंपरिक रास्ता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये एक स्थिर जीवन देता है। लेकिन फिर कहानी में आते हैं रिच डैड, जो लेखक के दोस्त के पिता हैं। वो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनका नजरिया वो बिल्कुल अलग था। वो नौकरी खोजने के बजाय अवसर पैदा करने में विश्वास रखते थे। उनका एक ही सवाल था, जो पूरी किताब की नींव है, तुम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करोगे या कुछ ऐसा बनाओगे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से सारा खेल बदलना शुरू होता है। तो रिच डैड की वो सबसे बड़ी सीख क्या थी? वो कौन सी एक बात थी जिसने लेखक की पूरी दुनिया ही बदल दी? वो एक बेहद सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली विचार था। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना, और इससे भी ज्यादा जरूरी, सिर्फ एसेट्स खरीदना। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। किताब इसे समझाती कैसे? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में, कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है, और कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो एक लायबिलिटी है। बस। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? एसेट का उदाहरण है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी जिससे आपको हर महीने किराया आ रहा हो, या किसी कंपनी के स्टॉक्स जिससे आपको डिविडेंड मिलता है। मतलब आप उस कंपनी के मुनाफे के छोटे से हिस्सेदार हैं। वहीं लायबिलिटी का सबसे आम उदाहरण है एक महंगी कार। लेकिन ज्यादातर लोग तो कार को एक एसेट ही मानते हैं, अपनी संपत्ति। और कियोसाकी कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोचिए, किसी ने 20 लाख की एक शानदार कार खरीदी। उसे लगता है कि उसके पास 20 लाख की संपत्ति है, लेकिन कियोसाकी के नजरिए से देखें तो उस व्यक्ति ने असल में हर महीने 30,000 की ईएमआई, 5,000 का पेट्रोल और साल का 50,000 का बीमा खरीदने का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो कार उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं डाल रही, बल्कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हर महीने पैसा खींच रही है। ये तो एक जबरदस्त नजरिया है। इसने तो घर के बारे में भी मेरी सोच को हिला दिया। हमारा घर, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, अगर उसकी बड़ी ईएमआई और मेंटेनेंस का खर्चा हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जा रहा है तो क्या वो भी एक लायबिलिटी है? आप जानते हैं, यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ी आलोचना भी। आलोचक कहते हैं कि कियोसाकी ने इसे जरूरत से ज्यादा सरल बना दिया है। जाहिर है, घर की एक इमोशनल वैल्यू होती है, लेकिन इस सरलीकरण के पीछे उनका एक बहुत गहरा मकसद था। वो चाहते थे कि आम आदमी पहले पैसे की साइकोलॉजी को समझे, गणित में बाद में उलझे। उनका पॉइंट ये था कि अगर आपका घर आपके कैश फ्लो पर एक बोझ है, तो वो आपको अमीर नहीं बना रहा है, बल्कि आपको रैट रेस ने और मजबूती से फंसा रहा है। रैट रेस, ये शब्द किताब में बार बार आता है। इसका मतलब क्या है? रैट रेस वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। आप नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, सैलरी बढ़ती है, तो आप अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर, हाँ, महंगे वेकेशन। बिल्कुल। और आपके खर्चे
आपकी बढ़ी हुई सैलरी को खा जाते हैं। अब आपको उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप एक पहिए में दौड़ते चूहे की तरह बन जाते हैं, जो दौड़ तो बहुत रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। और इस रेस में आपको दौड़ाती हैं आपकी लायबिलिटीज। तो अगर किसी को इस रैट रेस से बाहर निकलना है और एसेट्स खरीदने हैं, तो उसके लिए पैसों के अलावा और किस चीज की जरूरत होगी? मतलब मैं अपनी सैलरी से घर चलाता हूं, मैं निवेश के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं कैसे शुरू करूं? और आपका ये सवाल हमें सीधे किताब के दूसरे बड़े सिद्धांत पर ले आता है। वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। कियोसाकी का तर्क है कि अमीर इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनके पास पैसा होता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास पैसे की समझ होती है। हमारे स्कूल हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाते हैं, लेकिन एक अच्छा निवेशक या बिजनेस मालिक बनना नहीं सिखाते। ये बात तो 100% सच है। हमें पाइथागोरस थ्योरम तो याद है, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है ये शायद ही किसी को पता हो। बिल्कुल। और वित्तीय ज्ञान के बिना ज्यादा पैसा मिलना भी एक अभिशाप बन सकता है। हमने अक्सर उन लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी है जो कुछ ही सालों में वापस कंगाली में पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा तो मिल गया, पर उसे संभालना और बढ़ाना नहीं आया। अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। उनका सबसे बड़ा एसेट उनका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उनका दिमाग होता है। लेकिन सिर्फ सीखना ही तो काफी नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। वैसे ही लोग जानते हैं कि बचत और निवेश जरूरी है, लेकिन कर नहीं पाते। यहाँ कौन सी चीज रोक रही है? यहाँ बात आती है मनोविज्ञान की। किताब दो बहुत शक्तिशाली इंसानी भावनाओं पर जोर देती है जो हमारे वित्तीय फैसलों को कंट्रोल करती हैं। डर और लालच, फियर एंड ग्रीड। नौकरी खोने का डर, बिल न चुका पाने का डर, ये हमें एक ऐसी नौकरी से बांधे रखता है जिसे हम शायद पसंद भी नहीं करते हैं। ये डर हमें कोई नया रिस्क लेने से रोकता है। और लालच? लालच दूसरी तरफ काम करता है। ज्यादा पैसे की चाहत, रातों रात अमीर बनने की इच्छा, ये हमसे अक्सर गलत फैसले करवाती है। जैसे किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगा देना जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, या क्रेडिट कार्ड पर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देना। रिच डैड की सीख ये है कि इन भावनाओं को पहचानो और इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। फैसले ज्ञान से लो, डर या लालच से नहीं। ज्ञान, भावनात्मक नियंत्रण, और क्या चाहिए? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि खुद को विकसित करने के बारे में ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये हमें किताब के एक और दिलचस्प आइडिया पर लाता है। कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड की सलाह थी कि अपने करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी चुनो जहां सीखने को सबसे ज्यादा मिले, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। ये तो हमारी पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत है, जहां सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी को ही सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन लंबी अवधि में सोचिए। कियोसाकी कहते हैं कि सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये स्किल्स आपकी असली संपत्ति हैं। अगर आपको बेचना आता है, अपनी बात रखना आता है और पैसे को मैनेज करना आता है, तो आप कभी किसी एक नौकरी के मोहताज नहीं रहेंगे। आप अपने अवसर खुद बना सकते हैं। पैसा तो बस एक नतीजा है, असली दौलत तो आपकी स्किल्स और आपकी सोच है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो किताब की सबसे अच्छी बातें क्या हैं और क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? सबसे अच्छी बात निश्चित रूप से इसका माइंडसेट बदलने वाला नजरिया है। ये पैसे के साथ आपके रिश्ते पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। इसकी भाषा बहुत सरल है और ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है जो वित्तीय दुनिया में नया है। ये आपको क्यों सोचना है, ये बहुत अच्छे से समझाती है। और कमजोरियां? इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये कैसे करना है, इस पर ज्यादा बात नहीं करती है। ये कोई प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ये आपको तैरना क्यों चाहिए ये तो बताती है, पर तैरना सिखाती नहीं है। साथ ही इसके ज्यादातर उदाहरण रियल एस्टेट पर आधारित हैं, जो शायद हर किसी के लिए पहला कदम ना हो। तो फिर ये किताब आखिर किससे पढ़नी चाहिए? ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी वित्तीय जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपनी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है ताकि वो करियर की शुरुआत से ही सही मानसिकता अपना सकें। ये उन नौकरी पेशा लोगों के लिए है जो रैट रेस में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं
और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट या जादुई फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। इस पूरी चर्चा का सार शायद किताब के उस एक वाक्य में छिपा है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी पैसे के गुलाम मत बनो, उसे अपना गुलाम बनाओ। बिल्कुल। अमीरी एक मानसिकता है, एक अनुशासन है। ये इस बात से तय होती है कि आप पैसे को एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं या एक टूल के रूप में, जिसका इस्तेमाल आप अपनी आजादी खरीदने के लिए कर सकते हैं। ये किताब एक किताब से ज्यादा एक फाइनेंशियल वेकअप कॉल है। तो हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। आज रात एक कागज और पेन लेकर बैठें, एक तरफ अपनी सारी संपत्ति लिखें, घर, कार, गैजेट्स, और दूसरी तरफ अपने सारे मासिक खर्चे। अब हर संपत्ति के सामने ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डाल रही है या उससे निकाल रही है? ये छोटा सा अभ्यास शायद कुछ बहुत चौंकाने वाले जवाब दे सकता है। बुक बातें में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चर्चा ने आपको भी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे बड़ा एहसास क्या था। और अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो रैट रेस में फंसा महसूस कर रहा है, तो उसके साथ ये चर्चा जरूर शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ।